हाँ तो भैया हम लोगों ने शुरू किया था प्रिपरेशन सीरीज, जी हाँ, डी फार्मा सेकेंड ईयर का, जो कि सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी था, है ना। तो ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो लेक्चर उसका अपलोड किया है, आप लोग उसे जरूर देखिए, क्योंकि आप सीरीज है तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज होगा ही, तो आप सबको देखे रहेंगे तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और वैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, और जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है, जो भी दिक्कतें समझ आ रही हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़े कौन सा ना पढ़े, तो वो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह अगर देखना है आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और जो भी वीडियोस भी हैं इससे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम ऐड कर देंगे, तो उसको आप जरूर देखिए। ओके ब्रदर, तो चलिए आप लोग लगे रहिए और पढ़ते रहिए, बने रहिए पीसी फार्मा चैनल के साथ। आप लोग का ढेर सारा स्वागत है ना। और अपना ख्याल रखिए, मौसम का भी तो जादू चल ही रहा है मितवा, है ना। ठीक है, और शादी वगैरह भी है, एंजॉय करिए भाई, सब अटेंड करिए। और वैसे ही हमें पूरा पेपर में क्वेश्चंस भी अटेंड करने हैं, पूरे बढ़िया से एकदम क्लीन बोर्ड वाला सीन करना है एकदम, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर चल रहा है, हमें फालतू रिस्क नहीं चाहिए। आपको भी एक्सपीरियंस हो गया है लिखने वगैरह का कहीं ना कहीं, तो चीज़ें और अच्छे से थोड़ा सा इंप्रूव करके हम लोग बेहतर तरीके से अच्छे से पास करते हैं इसको। ओके, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, रिस्क नहीं चाहिए रे बाबा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले में ये सब डिस्कस किया था, और पहले में तो पूरी क्वेश्चंस को ही हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, ये स्कोप और कुछ डिफिनीशंस भी थे इंपॉर्टेंट, और मैंने वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये भी डिस्कस किया है। और अगर हाँ आपको पूरा प्रॉपर वीडियो लेक्चर चाहिए पार्ट वाइज चैप्टर को कवर करते हुए, तो मैंने 2-3 चैप्टर कवर किया हुआ है, प्रॉपर एकदम वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे। आज के क्वेश्चन में क्या है मैटर भैया, देखिए पहले आज का क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स रिएक्शन फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना तो है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन साथ ही साथ उसके रिएक्शंस भी होते हैं, फेज 1 और फेज 2, उसको बताना है प्रॉपर। और फैक्टर अफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आखिर ये जो हो रहा है शरीर में, इनको प्रभावित क्या कर रहा है, हर चीज़ों को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो ओके, देखते हैं। चलिए लास्ट तक बने रहिए, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए आप लोग थोड़ा सा, जिससे लगता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि पसंद आएगा तभी तो हमें समझ आएगा, है ना। और सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं आप चैनल को, ताकि आपको खोजना ना पड़े चीज़ों को, आपके फ्रंट पेज पे ही जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो सजेस्ट कर देगा, और आपका पढ़ने का भी मन करेगा कहीं ना कहीं। उस तरह सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, तब तक 10 शॉर्ट्स आ जाते हैं, देखते देखते टाइम वेस्ट हो जाता है। अब जब सामने ही दिखेगा, अरे अरे अपलोड हो गया क्या, देख लेते हैं भाई, ये तो वही है जिनका वीडियो देखा था, समझ आया था। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन आता है, उसी में एडीएमई पूरा प्रोसेस है भैया फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत। एब्जॉर्प्शन वगैरह ये सब आप प्रॉपर देखना है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। तो चीज़ें हैं इसमें। ओके, उसके बाद ड्रग एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एडीएमई बोलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, बायोअवेलेबिलिटी, ये सब मैटर आ जाता है प्रॉपर। ओके, बायोअवेलेबिलिटी वगैरह मैंने डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये मैटर है आपका, लेकिन आज का हमें क्या पढ़ना है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ें हमें। चलिए शुरू करते हैं इसको। बायो ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी दो टर्म्स इन्हें जानते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, बायो मतलब जैविक, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल देना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चीज़ों का रूपांतरण कर देना। जैसे ट्रांजिशन आपने देखा होगा रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स में, है ना। कोई कुछ ऐसे बैठा रहता है, फकीर की तरह बना अमीर जैसे दिखा देगा, ऐसा जो भी है मैटर दिखाते हैं ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वैसे ही सेम यहाँ बात हो रही है दवाई की, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, तो फार्माकोलॉजी में दवाई की बात हो रही है। यानी कि वो गए थे गोल रूप में, जैसे ऐसे मान लीजिए उसके मॉलिक्यूल ऐसे थे, ऐसे गए थे वो, यहाँ पे कार्बन लगा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब हाइड्रोजन वगैरह ऐसे सब चीज़ें थी, है ना। तो ये गए थे इस रूप में, और इनको जो चेंज करके भैया, इनको कार्बन यहाँ पे था, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पे सी, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे जो CH3 है इनका हटा के H2O यहाँ पे हो गया। तो ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, चेंजेस हो जाती है, तो उसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और ये करना क्यों पड़ता है, ताकि शरीर से जो दवाई निकली बाहर, जैसे होता है ना, मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाया भी था, जैसे हमारे सर घर पे मान लीजिए कुछ नल वगैरह खराब हुआ तो प्लम्बर आते हैं, कहते हैं कि हाँ काम हो गया, उसके बाद उनको अब बाहर भैया ठीक है जाइए, पैसा वैसा दे दिया जाता है, तो वो चले जाते हैं। तो उसी शरीर में हमारे आते हैं, जब कुछ भी खराबी रहती है हम दवाई खाते हैं, या किसी चीज़ को पूरा भी करने के लिए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बाहर निकलनी अब जरूरी होती है, तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो बाहर निकलते हैं। तो देखिए लिखते हैं, अब लाइन बाय लाइन समझते हैं, आप पढ़े भी हैं, है ना, तो जो भी कन्फ्यूजन रहेगा आपको सब क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ए ड्रग बाय द बॉडी। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है केमिकल अल्टरेशन होता है, अल्टरेशन मतलब बदलाव होता है, रासायनिक बदलाव होता है दवाई का शरीर में। ओके, इसको और लिख सकते हैं, द बायोकेमिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी इज नोन एज ड्रग मेटाबॉलिज्म। बायोकेमिकली यानी कि शरीर में जो है जैविक रूप से जो मॉडिफिकेशन चेंजेस होता है, उसको
हम ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि इसमें मेन जगह क्या होता है भाई, लॉन्ग में ये पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो लॉन्ग वाला हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर। आपको बताया भी था लॉन्ग क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं ना तो उसमें से ढेर सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरा पढ़े रहते हैं। तो उसमें से अच्छा ये बता दीजिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा अंग वर्क करता है या फिर एक्स क्या कहते हैं भाग लेता है ना, तो लीवर होता है। ओके, तो लीवर इज द मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑलमोस्ट एवरी ड्रग पासेस थ्रू द लीवर। सभी दवाइयाँ लगभग लीवर से पास होकर ही जाती हैं, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाता है उनका, यानी कि पकड़ के जैसे लीवर में आए, यहाँ पे लीवर है, इसमें आए भैया, तो इन्होंने क्या किया, ये आए थे इस प्रकार से, इनको बना देते हैं ऐसे। केमिकल रूप में बात होती है, ये मैं स्ट्रक्चरली समझा दे रहा हूँ आपको, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा मैं परेशानी करूँगा आपको, ठीक है। इसी में बातें हैं और थोड़ा सा टॉपिक है इसमें मैटर, एंजाइम इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। इन मेटाबॉलिज्म जैसा कौन कौन से एंजाइम्स हैं भैया जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप ये सब लिख देंगे ना, बहुत इजी भी है और जानना भी चाहिए आपको, तो आपका नंबर बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। देखिए भैया कौन कौन से एंजाइम है, तो जैसे दो फेज होते हैं, दो रिएक्शन होते हैं, जैसे रिएक्शन पे लिखा था क्वेश्चन में कि रिएक्शन बताइए, तो रिएक्शन में दो रिएक्शन होते हैं, तो दो रिएक्शन में दो तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। तो फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ढेर के इतने एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 होता है, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज होता है, एक्सेट्रा इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें मोनो एमिनो ऑक्सीडेज पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए NADPH साइटोक्रोम या फिर P450 इन रिडक्शन, रिडक्शन में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ओके, तो ये चीज़ें हैं हाँ जी। तो एंजाइम याद रहे तो भी ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा भी था, ऐसे देखिए यहाँ पे कि एक्सप्लेन करिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में और इसके आखिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो बस है ना। ओके, तो यहाँ पे देखिए फेज 2 में भी कुछ एक आते हैं, जैसे कि मेथिल ट्रांसफरेज, मेथाइलेशन में ये सब रिएक्शंस होते हैं। जैसे ग्रुप चेंज जब होता है तो ऐसे सल्फर में सल्फोनेशन, यानी कि कुछ आया था जहाँ पे CH3 वहाँ पे हटा के सल्फर लग के सल्फर ग्रुप, तो ये इसमें आता है सल्फो ट्रांसफरेज। फिर आता है N-एसिटिल ट्रांसफरेज एसाइलेशन में, UDP ग्लूकोरोनिसिल ट्रांसफरेज इन ग्लूकोरोनिडाइजेशन में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखिए बस। मेथिल ट्रांसफरेज मेथाइलेशन में, ये सेकंड फेज में आता है, और फर्स्ट फेज में ऑक्सीडेशन में जो है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज आता है। तो ये याद रखिए, दो नाम एग्जाम्पल आप एंजाइम्स के, हो सकता है एक नंबर में पूछ दे कि विच एंजाइम आर टेक प्लेस इन फेज 1 रिएक्शन, है ना, या फिर टेक प्लेस इन मेटाबॉलिज्म। तो आप कोई भी नाम, अगर सिर्फ मेटाबॉलिज्म लिख रहा है तो कोई भी एंजाइम का नाम लिख दीजिए, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज और या फिर मेथिल ट्रांसफरेज। और अगर फेज 1 को सिर्फ मेनली इंडिकेट करता है तो आप मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बोल देंगे ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पे मेथिल ट्रांसफरेज जो है मेथाइलेशन में। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात और हो रहा है चीज़ों का, ऑर्गन इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, कौन से अंग हैं जो भैया हाँ शामिल होते हैं मेटाबॉलिज्म करने में, है ना, एक दवाई को दूसरे दवाई के रूप में चेंज करने में, एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि देखिए मेन ऑर्गन इज लीवर, बट लंग्स, किडनी, स्किन एंड IT इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर आल्सो इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। अच्छा, मेन अंग तो लीवर है, लेकिन और भी ढेर सारे अंग जो है उसमें शामिल होते हैं। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे हम देखिए मैकेनिज्म या फिर रिएक्शंस जो बोलते हैं, लिखा था ना क्वेश्चन में कि आप रिएक्शन लिखिए, इट्स रिएक्शन। तो अब रिएक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे मैटर। अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट की तरीके से है, इसको आप समझ लेंगे ना तो आप पूरा मैटर ही समझ जाएंगे। अब देखिए जैसे क्या होता है, ड्रग हमने लिया, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू लीजिए चाहे ओरली लीजिए, ये सब हमने वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया है सेकंड वीडियो लेक्चर में, आप उसको जरूर देखिए। फर्स्ट और सेकंड जो भी पार्ट है वो देख लेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ओके, ड्रग जो है आपने खाया, ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं, मैंने बता दिया, फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड, दो तरीके के रिएक्शन होते हैं। तो फेज फर्स्ट में क्या होता है, दवाई आपने जब खाया ना तो इतने ढेर सारे देखिए यहाँ पे रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में क्या था, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ये एंजाइम यूज हो रहा था, तो इसके द्वारा रिएक्शन जब हुआ तो यहाँ पे मेटाबोलाइट निकला। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच द केमिकल अल्ट्रेशन इज अकर्स, है ना। तो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म द मेटाबोलाइट्स आर फाउंड। मेटाबोलाइट क्या होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो जो एक दवाई थी उसका दूसरा रूप जब मिला, जैसे कि यहाँ पे A से B बना जो, तो यही B जो क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है। बीच में क्या प्रोसेस हुआ, मेटाबॉलिज्म। जो A ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म हुआ तो हमें मेटाबोलाइट क्या मिला, B, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है, यानी कि दवाई जब चेंज हुआ दूसरे रूप में तो जो मिला उसे मेटाबोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो यही देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं। फेज 1 में अगर रिएक्शन हुआ इन प्रोसेस के द्वारा तो
मेटाबोलाइट जो दवाई मिलेगा वो एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है। तो ये एक पहला फेज। अब जब पहले फेज में अगर काम नहीं बनी तभी तो दूसरा फेज करना पड़ रहा है। तो दवाई मतलब एक्टिव भी मिल सकता है कि वो शरीर से बाहर निकल जाएगा या फिर नहीं भी निकल जाएगा। तो जब अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो अगर नहीं निकल सकता है तो फेज 2 होता है। तो यहाँ से मेटाबोलाइट से फेज 2 हो सकता है या फिर ड्रग का फेज 2 डायरेक्ट भी हो सकता है। ड्रग खाया आपने, फेज 2 रिएक्शन होगा। इसमें कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? एसाइलेशन होते हैं, मेथाइलेशन, मेथाइलेशन में अभी बताया था, मेथिल ट्रांसफरेज एंजाइम भाग लेता है। तो इसके बाद मेटाबोलाइट मिलेगा और ये मेटाबोलाइट एकदम 100% इनएक्टिव ही रहेगा, जो शरीर से बाहर निकलेगा ही निकलेगा, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, मैटर क्या है इन सब प्रोसेस का। एडीएमई जो आप बोलते हैं, एडीएमई एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ड्रग जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी नसों में इंटर कर जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो नसों में इंटर करने के बाद जहाँ भी एक्शन साइट है, जहाँ पे हमें दवाई की जरूरत है, वहाँ पे पहुँच जाना दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। जैसे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है मेरे उंगली में, तो भाई ब्लड यहीं तो थोड़ी इंजेक्शन हम लगा देते हैं कि दर्द का यहीं पे इंजेक्शन, नहीं, ऐसे नस में लगाते हैं, पूरा घूम घूम के बढ़िया से हो जाता है एकदम, है ना। तो या फिर दवाई खाते हैं तो वो भी ब्लड में आके यहाँ पे आराम करता है। फिर मेटाबॉलिज्म यानी कि सब चीज़ तो ठीक हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, दवाई कम हो गया। अब मेटाबॉलिज्म यानी कि रिएक्शन ऐसे होंगे हमारे शरीर में ताकि वो बाहर निकल पाए, तो ये हो गया। तो बना तो दिया गया। और चौथा प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन, किडनी के द्वारा या फिर नन किडनी एक्शन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आपने 2 रिएक्शन समझा, फेज 1 फेज 2। फेज 1 ड्रग टू मेटाबोलाइट, बट मेटाबोलाइट आर अकर्स इन एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म। और सेकेंड फेज में क्या होता है? ड्रग टू मेटाबोलाइट आर फाउंड विच इज फाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म इन विच द रिएक्शंस आर इन्वॉल्व, एसाइलेशन, मेथाइलेशन, ये सब चीजें यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैटर है जो, ओके। तो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में या फिर मेटाबॉलिज्म में? फेज 1 और फेज 2, है ना, ओके। देखिए यहाँ पे एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फेज जैसे हो रहा था, देखिए एक्टिव ड्रग से इनएक्टिवेशन, ये सब मैटर क्या है थोड़ा सा एग्जाम्पल में। जैसे कि एक्टिव फेनोबार्बिटोन जो कि इपिलेप्सी यानी कि मिर्गी में यूज होता है। ये दवाई जो झटके आते हैं, धड़ 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 लोग कांपने लगते हैं, गिर जाएंगे, कहते हैं चप्पल सूंघो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं चप्पल सूंघाने से। वो ढेर सारे इंपल्स एक ही साथ जनरेट होते हैं, यानी ब्रेन बहुत जल्दी मैसेज भेजने लगता है, तो आपकी शरीर जो है कपकपी होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी, झटके आने लगेंगे। तो उसमें फेनोबार्बिटोन एक दवाई दिया जाता है जो एक्टिव फॉर्म में होता है। बाई लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होगा, यानी लीवर में इसका केमिकल रिएक्शन होगा और इनएक्टिव बन जाएगा। तो इनएक्टिव होगा तो क्या यहाँ पे लग जाएगा? हाइड्रोक्सी फेनोबार्बिटोन, यानी फेनोबार्बिटोन था, हाइड्रोक्सी यहाँ पे लग गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, है ना, ओके। तो जो ये मेटाबोलाइट है, तो ये देखिए H2 इनएक्टिव फॉर्म। इन मेटाबॉलिज्म मेनली अकर्स इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। बहुत सी मतलब जो भी रिएक्शंस होते हैं उनमें मुख्यतः यही होता है कि एक्टिव ड्रग जो है इनएक्टिव हो जाता है। अब क्या यहाँ पे मैटर है दूसरा, देखिए मैटर क्या बता रहा है, एक फैक्ट कि इनएक्टिव ड्रग टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिवेशन ऑफ ड्रग, यानी कि दवाई जो है इनएक्टिव रहेगा ही आप शरीर में जब लेंगे। तो ये बनावट की फेर होता है। जैसे कुछ दवाइयाँ जो है एक्टिव फॉर्म में आप बना के रख सकते हैं, कुछ जो है इनएक्टिव बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, रहेगा ही नहीं, एक्सपायर की तरह बिहेव करेगा। तो जो इनएक्टिव ड्रग होता है जैसे एस्टिल सैलिसिलिक एसिड यूज फॉर एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। ये दवाई जो है ये दर्द के लिए और बुखार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये दवाई दी जाती है, जो कि इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है इनका और ये एक्टिव बन जाते हैं। और एक्टिव क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड, एस्टिल सैलिसिलिक एसिड। अगर एस्टिल ग्रुप नहीं लगा रहेगा इसमें तो ये खराब हो जाएगा दवाई, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसको लगा ऐसे रिएक्शन करा के ऐसे ही बना के रखा जाता है। लेकिन जब आंत में जाता है तो ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये इसका मेटाबोलाइट है, लेकिन यही एक्टिव फॉर्म में, इसी में ये काम करेगा शरीर में। तो इन मेटाबॉलिज्म आल्सो कर एक्टिवेशन ऑफ ड्रग। बहुत सी जो रिएक्शंस में मेटाबॉलिज्म में ये ड्रग एक्टिवेशन भी होता है। तो ये मैटर है। अब यहाँ पे फैक्टर्स देख लेते हैं, क्या क्या फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को, यानी रिएक्शन नहीं होने देंगे। नहीं भैया हमें तो मोह के धागे से बांध दिया गया है या फिर हम बंध गए हैं, उलझ गए हैं, तो हम बाहर नहीं जाना चाहते। तो क्या क्या चीज़ें हैं हो सकती हैं थोड़ी सी दिक्कत। तो इनहिबिटर्स हैं, जैसे बहुत से शरीर में ऐसे भी केमिकल पाए जाते हैं जो नई रिएक्शंस को होने ही नहीं देंगे, है ना। स्टूमुलेटर भी हैं बहुत से जो कि स्टूमुलेट कर देंगे ज़्यादा तो रिएक्शन नहीं होगा, भाई दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, है ना। जैसे एंजाइम्स वगैरह आते हैं तो इनहिबिटर्स में लिख देंगे मैनी फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये छोटे छोटे टर्म्स आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है तो, है ना, ओके। बहुत से ऐसे जो इनहिबिटर्स आर दोज एजेंट विच आर फाउंड इन आवर बॉडी विच इनहिबिट द metabolism process. Stimulators are those agents which present in our body which highly stimulate our metabolism reactions, so it also affected age. उम्र के भैया दिक्कत होती है, बुढ़ौती या फिर जवानी या फिर बच्चापन, मतलब जो बचपना बोलते हैं, है ना, तो उसमें भी दिक्कतें होती हैं तमाम, जिसकी वजह से रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर, है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं।
तो लिखेंगे एज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। बस छोटा सा ऐसे लिख दीजिए, 2-2 लाइन। ये पूरा अगर एक 7 पॉइंट है, अगर 2-3 लाइन लिखेंगे ये 1.5-2 पेज का हो जाएगा। अरे 2 लाइन लिखेंगे फिर 1 लाइन छोड़ के तो दूसरा हेडलाइन डालेंगे। आप लिखेंगे सेक यानी कि मेल फीमेल, सेक्स करने की बात नहीं हो रही भाई, सेक यानी लिंग। ओके, मेल फीमेल जो मैटर है भैया, तो मेल में आपको पता है कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल में पाया जाता है। और फीमेल में अलग अलग कंडीशन भी होती है, जैसे प्रेगनेंसी का भी स्टेज आता है, ये सब चीज़ें। तो उस दौरान जो है दवाइयों का अलग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो सकता है। तो ये है, तो लिखेंगे सेक्स आर आल्सो अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म बिकॉज मैनी फैक्टर्स आर noticed like hormones in change in male and female. Many stages are added in female life during like pregnancy, है ना, ये सब चीजें मैटर। स्पीसीज, जाति प्रजाति, ये सब मैटर होता है। जाति का मतलब सेंस ये है कि जैसे कि कुछ ये वास स्थान की बात हो रही है, रहने की। जाति यानी कि कोयरी, हरिजन, पंडित, ये बात नहीं हो रही है ना, ये बात हो रही है जो जहाँ पे रहता है। जैसे कोई गर्म प्रदेश में रह रहा है तो वहाँ पे थोड़ी दवाइयों का मेटाबॉलिज्म का दिक्कत हो सकती है, कोई ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो ये थोड़ा सा मैटर हो सकता है। ओके, ठंडी प्रजाति है ना, ओके, ये बात हो रही है। जेनेटिक्स, हाँ ये मैटर बहुत करता है, जेनेटिक्स। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमारे परिवार तो खाना सबको बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत भूख लगता है वगैरह वगैरह, हम लोग को बीमारी नहीं होती। तो उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस में भी प्रभाव पड़ता है कि हाँ बहुत तेजी से दवाइयाँ पच जाएंगी, ये सब दिक्कतें होंगी। तो जेनेटिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म, है ना, ऐसे चीज़ें आप लिख सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर का बहुत रोल है भैया रिएक्शंस में, है ना, क्योंकि रिएक्शन अगर बहुत स्लो है, टेम्परेचर बहुत कम है तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है शरीर में। टेम्परेचर मीडियम में है, बॉडी टेम्परेचर जैसे 37 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक ठाक है सब चीज़ें कहीं ना कहीं। और जब ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत होगी, है ना। तो ये बॉडी टेम्परेचर, तो लिख देंगे बॉडी टेम्परेचर इज अ गुड फैक्टर या फिर नोटिसेबल फैक्टर विच अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म बिकॉज एट द बॉडी टेम्परेचर रिएक्शंस आर अकर्स प्रॉपरली, बट व्हेन टेम्परेचर इज लो एंड हाई देन रिएक्शंस आर अफेक्टेड। तो ये मैटर है पूरा। ओके, ये आपको एक्सप्लेन करना रहे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ओके, इसका जैसे आप कहेंगे कि अरे सर आप नोट्स भी दे रहे हैं, फिर नोट्स भी नहीं है तो क्या मतलब है, नहीं है, नोट्स है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये सब चीज़ें, देखो यहाँ पे पेशेंट एज, पेशेंट सेक, एब्जॉर्प्शन में, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो मैंने वीडियोज़ डाले हैं प्रॉपर, तो उसमें भी देख सकते हैं। और मैं नोट्स जब इसको अपलोड करूँगा, अगर आपको जरूरत हो तो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए तो, ठीक है ना। ओके चलिए, ये मैटर है प्रॉपर। हाँ, अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं भैया क्या है, और ये खत्म करते हैं पूरा वीडियो लेक्चर। एक क्वेश्चन इसमें और डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 जो है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर का ही है। अब कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर का ही 2-3 क्वेश्चन आपने डिस्कस करा दिया, बहुत जरूरी है भैया, यही पूरा खेल है, बेस है। अगर ये आप समझ गए तभी फार्माकोलॉजी आप पढ़ पाएंगे, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, आखिर शरीर में सामान्यतः दवाई काम कैसे करता है, फार्माकोडायनेमिक वाला पोर्शन आ गया, है ना, ड्रग पावर और फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसको हमें सही करना चाहिए जिससे ड्रग का एक्शन शरीर में प्रॉपर हो सकता है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं भैया, इसको भी खत्म करते हैं ये क्वेश्चन को। जी हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा था क्वेश्चन का जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, कि आखिर सामान्यतः क्या तरीका है शरीर का, दवाई का शरीर में काम करने का। अब ऐसा तो है नहीं कि जाएगा और इसे इधर से ऐसे घुसा, हमने ओरली खाया, यहाँ से नस में से निकल के फट के बाहर निकल गया, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, थोड़ा सा समझते हैं ना। चलिए ओके, जनरल मैकेनिज्म देखिए, ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स इन द बॉडी। एक छोटी सी मात्रा जो है दवाई की वो शरीर में अपना कार्य कर देता है। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाई इंटरेक्टिंग विद टारगेट बायोकेमिकल्स, जबकि बहुत सी दवाइयाँ जो है दवाई की वो प्रोड्यूस करती हैं तभी अपना एक्शन जब वो बायोकेमिकली यानी कि जैविक रसायन। हाँ, तो इसमें देखते हैं भैया, बात कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा मैं पानी पीने लगा, सॉरी। While the majority of drug produce their effects by interacting with target biochemicals, देखिए छोटी सी मात्रा तो शरीर में काम कर जाती है, ठीक है ना, लेकिन जबकि क्या होता क्या है, बहुत सी जो है दवाइयों के मॉलिक्यूल जब जाके वो बायोकेमिकल साइट पे चिपकते हैं या फिर जुड़ते हैं तभी एक्शन हो पाता है। जैसे आपने क्या हुआ,
थोड़ी सी मात्रा ऐसे यहाँ पे हमने खा लिया, ठीक है, लेकिन ये आंत में आया, यहाँ पे ऐसे आंत में, फिर ये पचोच के पूरा ब्लड में घुस गया और फिर घुसने के बाद पहुंचा जैसे कि हमारे उंगली वाले पोर्शन में। यहाँ पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो उनसे जब उसके ड्रग के मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए रिसेप्टर का, मान लीजिए ऐसे करके इसका साइज है रिसेप्टर का, तो दवाई का कुछ साइज इस टाइप से रहेगा ड्रग के मॉलिक्यूल का। तो ये जब आके जुड़ेंगे यहाँ पे तो एक्शन दिखाएंगे। ओके, चलिए, यही मैटर हो रहा है, बोल रहा है बात। तो दिस बायोकेमिकल या बायोमॉलिक्यूल आर यूजुअली फंक्शनल प्रोटीन। अच्छा, जो ये बायोकेमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिससे जाके दवाइयाँ जुड़ती हैं, वो अधिकतर जो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन यानी रिसेप्टर पाए जाएंगे। जब देखिए शरीर में क्या होगा, जो भी बनेगा वो प्रोटीन, ये सब विटामिन, इन्हीं सब से तो मिल के बना रहेगा भैया, है ना। ऐसा थोड़ी है गिट्टी बालू सीमेंट से बनेगा शरीर में। ओके, तो देखिए यहाँ पे देयर आर 4 बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यहाँ पे 4 मुख्यतः जो है बेसिक दवाई के काम करने के तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, दूसरा है एंजाइम्स, तीसरा है आयन चैनल्स, चौथा है रिसेप्टर्स। अच्छा, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर, ये कहीं आपने एचएपी वगैरह में भी सुना है ये शब्द, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि दवाई कैसे काम कर रहे हैं इनके सहायता से। ओके, देखिए पहला लिखा है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ओके, और ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है जो ले जाता है। जैसे कि क्या हो रहा है कि यूट्यूब एक माध्यम है, मैं नॉलेज हम लोग ले रहे हैं, जैसे मेरे द्वारा नॉलेज आपको दिया जा रहा है ना, लेकिन किसके द्वारा ये पहुंच रहा है आपके पास, यूट्यूब के द्वारा। तो यूट्यूब जो है ले जाने वाला हो गया, ट्रांसपोर्टर हो गया, है ना। और प्रोसेस क्या है, पूरा हम लोग पढ़ जो रहे हैं, ये सब प्रोसेस हो गया। ओके, चलिए, वैसे दवाई होता है वो उसको ले जाने वाले कैरियर्स होते हैं, तो वही मैटर यहाँ पे हो रहा है। चलिए देखिए, ट्रांसपोर्टर्स आर द कैरीज द ड्रग्स। शरीर पूरा भैया पसीने से भीग चुका है क्या किया जाए, गर्मी ही बहुत है, क्या कर सकते हैं। आप पंखा वगैरह चालू करेंगे तो माइक में आवाज़ आने लगेगा, तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं, खैर कोई ना, तो पढ़िए आप लोग भी बिल्कुल, है ना। जैसे मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है या फिर एक ललक है कि नहीं मेरा चैनल है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट आएगा, है ना, ये सब चीज़। तो आपके अंदर भी एक ललक होनी चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास करूँगा, मैं फिर जॉब वगैरह करूँगा, जो भी चीज़ें हैं तो लोग पसंद करेंगे, है ना, चीज़ें आपको भी सुकून मिलेगा कि आपने काम किया, तो ललक होनी चाहिए। ओके, तो ट्रांसपोर्टर्स आर द कैरीज द ड्रग। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कैरी करते हैं, ढोते हैं दवाइयों को, विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, जो कि शामिल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ सबस्ट्रेट अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैटर क्या होता है, जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जैसे ले जाने वाले होते हैं, वो दवाई को ऐसे पकड़ते हैं, जैसे ये है, ये ले जाएंगे, तो यहाँ पे आया एक दवाई, ऐसे मॉलिक्यूल ये पकड़ लिया इन्होंने, और ये ले जाएंगे, तो ले कहाँ जाएंगे, सेल्स के अंदर ले जाते हैं, सेल्स के बाहर से सेल्स के अंदर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सेल है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पड़े हुए हैं, तो दवाई यहाँ पे बहते हुए आ रही है नसों में, है ना, तो यहाँ पे ये ड्रग को यहाँ से लेंगे और इस साइड ला के छोड़ देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस या फिर ट्रांसपोर्टर, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। ओके, कंसंट्रेशन, और ये होता कैसे है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ड्रग की मात्रा थी, यहाँ पे ड्रग की कोई मात्रा नहीं, यहाँ पे इन्होंने इंटर करा दिया। ओके, ये मैटर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ड्रग, ये ड्रग के मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, और सबस्ट्रेट जिससे ये चिपकते हैं, ये ट्रांसपोर्टर इसी को मतलब इसी से चिपकते हैं शरीर में आके। ओके, ये बाइंड हुए, बाइंडिंग बनाए, मॉलिक्यूल हो गया ठीक ठाक। अब सबस्ट्रेट को ही एक्सेप्ट करता है ट्रांसपोर्टर, सबस्ट्रेट को ही एक्सेप्ट करता है ट्रांसपोर्टर। जैसे कि आप बहुत सी ऐसी चीजें, आप गए कोई काम करवाने, ठीक है ना, तो उनका एक प्रचारक पीआरओ रहता है, उससे आप मिलेंगे और उस पीआरओ के थ्रू जो है आप कंपनी में जाएंगे और वहां पे आपका काम होगा। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है ना। ड्रग जो है सबस्ट्रेट से जुड़ेगा और सबस्ट्रेट जो है ट्रांसपोर्टर से जुड़ेगा और वो ले जाके काम करवा देगा। तो ये है भैया क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट इनसे ड्रग से बाइंड हो गया, जुड़ गया है, ठीक है भैया, कुछ लेगा खर्चा पानी, एनर्जी लेगा वो, और क्या शरीर में होता है, यहाँ घूस थोड़ी चल रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब यहाँ से ये इसमें मूव करते करते यहाँ पे आया, ऐसे 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 आप दिखा सकते हैं अगर, है ना, तो यहाँ पे मूव करते हुए देखिए यहाँ पे निकल जा रहा है, ये प्रोसेस देखिए यहाँ से यहाँ स्टेप, और ये यहाँ पे निकल चुका है। ओके, तो ये है पूरा सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर वगैरह का काम हो गया। ड्रग बाइंड विद सबस्ट्रेट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। ड्रग जो है जुड़ता है सबस्ट्रेट से और वो ट्रांसपोर्टर की सहायता से सेल मेम्ब्रेन से पार हो जाता है। ओके, एंजाइम्स, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आप जानते भी हैं कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो हमारे शरीर में रिएक्शंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। तो इट इज ए बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन बॉडी। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं,
है ना। ड्रग आर इंक्रीज और डिक्रीज द एंजाइमेटिक रिएक्शन, और दवाइयाँ की सहायता से जो है एंजाइम के रिएक्शंस और को घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे शरीर में क्या हो रहा है, एंजाइम काम करवा रहा है, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है एंजाइम्स की कमी भी हो रही है, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभी एंजाइम ज़्यादा हो रहा है तो भी दिक्कत हो रही है, तो दवाइयाँ जाती हैं और उनके साथ मिलकर वो रिएक्शंस को घटा बढ़ा के काम मैनेज करवा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एड्रेनालिन ड्रग विच स्टिमुलेट द एड्रेनल साइक्लेज टू प्रोड्यूस साइक्लिक एएमपी। देखिए एड्रेनालिन ड्रग है, ये बीपी को बढ़ाने का काम करता है ना। ब्लड प्रेशर जब लो होता है अगर तो दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो ये जाते हैं एड्रेनल साइक्लेज को। ये एंजाइम है, एज वर्ड से आपको बताया भी गया होगा, पहले भी जानते भी होंगे आप कि इसका मतलब हो जाता है कि एंजाइम की बात हो रही है, एज वर्ड लग जाता है अगर तो वो साइक्लिक एएमपी को बढ़ा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बीपी बढ़ जाता है। अब यहीं पे आता है तीसरा स्टेप, एक आयन चैनल्स। आयन चैनल्स देखिए, हम ट्रांसपोर्टर पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, और दूसरा एंजाइम पढ़ लिया, और तीसरा आता है आयन चैनल्स। ओके, आयन चैनल्स में क्या मैटर भैया, इसका भी यहाँ पे डायग्राम बनाया गया होगा। देखिए यहाँ पे आयन चैनल्स हैं ढेर सारे। देखिए, ड्रग कैन आल्सो एक्ट ऑन आयन चैनल्स। दवाइयाँ जो है वो आयन चैनल्स पे भी काम करती हैं, जैसे कि आयन चैनल्स में भी लिगेंड गेटेड इनडायरेक्ट वाइल द अदर केसेस में भी डायरेक्ट। अच्छा, दवाइयाँ जो है आयन चैनल्स भी, आयन चैनल्स का क्या मतलब होता है, आयन मतलब जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो वहाँ पे चैनल्स की तरह बने होते हैं जो ये पॉजिटिव निगेटिव चैनल मॉलिक्यूल्स को आने जाने देते हैं, ठीक है। तो उनसे भी ड्रग जाके जुड़ता है, या फिर उन्हीं के रास्ते से भी वो बाहर अंदर जाता भी है, ओके, या फिर उनके काम को बढ़ाता और घटाता भी है। अभी मैं बताऊंगा आगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। आयन चैनल्स में भी लिगेंड गेटेड या इनडायरेक्ट वाइल अदर केसेस में डायरेक्ट। अच्छा, ये कभी कभी डायरेक्ट भी काम करते हैं, इनडायरेक्ट भी काम करते हैं, जैसे कि जाके मान लीजिए ऐसे हर्ट है ना, हर्ट, अब बात समझिए, हर्ट पेज बदल लेते हैं हम लोग, ऐसे हर्ट का पोर्शन होता है, आप जानते ही हैं, मैं समझने के लिए बस बना रहा हूँ, ये वेंट्रिकल और ये आर्ट्रियम। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बीपी लो हो गई तो यहाँ पे सेल्स होते हैं जिसमें आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे बीपी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ डायरेक्ट ब्लड एक दवाइयाँ ऐसी भी दिया हमने जो काम किया, और डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बढ़ गए और क्या होगा, एक्शन हो गया। और कुछ दवाइयाँ ऐसी देंगे कि पॉजिटिव आयंस ना बढ़ा के, है ना, और अदर चीज़ों पे काम करके इसको एक्शन दिया जाए, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाता है मैटर। द लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसको बताने की जरूर कोशिश करूंगा भैया। क्यों, मैं इसीलिए भैया चैनल है ये आपका जो पीसी फार्मा है कि हम चीज़ों को डिस्कस करें और समझें बातों को, ओके, आपको हेल्प मिले। द लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स ओपन अप व्हेन द ड्रग कंबाइन विद द रिसेप्टर। अच्छा, यहाँ पे जब चैनल्स के पास जब ड्रग पहुँचता है और रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे मैंने वहाँ पे ट्रांसपोर्टर था ना, सबस्ट्रेट, उससे जुड़ता था, तो ड्रग आया यहाँ पे भैया, और यहीं पे एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, इनसे जुड़ेगा और तब जो है ओपन होगा, क्योंकि सेल्स को पहचानना तो चाहिए ना किसी को, अपने आप भाई है, हाँ ठीक है तुम आ जाओ लेके, जिसको भी आना है, तुम्हारा दोस्त। जैसे हम लोग हॉस्टल में क्या होता है सेंस कि अच्छा हॉस्टल में बाहरी लोगों को अलाउ नहीं है, लेकिन कोई दोस्त आया तो आप वार्डन से बोलते हैं कि सर ये मेरा दोस्त है, आने दीजिए ना, तो कहते हैं अच्छा ठीक है लेके आ जाओ। तो वही बात है, तो हॉस्टल क्या हो गया, सेल हो गया, और तुम वहाँ के परमानेंट रिसेप्टर हो गए, और जो बाहर से आया वो ड्रग हो गया, ओके, वही बात हो रही है। तो इन दिस मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन आयन चैनल्स प्ले मेन रोल। अच्छा, इस मैकेनिज्म में जो है ड्रग का एक्शन के लिए आयन चैनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सेल के अंदर जाने देते हैं। जैसे वहाँ पे क्या था, सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेके जा रहा था ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे आयन चैनल की बात हो रही है, जहाँ से पॉजिटिव निगेटिव मैटर वाला सेंस है। मेनली ड्रग बाइंड विद जी प्रोटीन होता है ना, ढेर सारे प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं, बहुत डीप आपको चाहिए, परेशान हो जाएंगे, ओके। गिव एक्शन एंड इंटरेक्शन, तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, लोकल एनेस्थेटिक गिव एक्शन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स। अच्छा, अब लोकल एनेस्थेटिक जैसे लिडोकैन वगैरह आते हैं, जो आपको देखेंगे अगर यहाँ पे टाका लगाना है, जैसे यहाँ पे चीड़ा लग गया है, 1 इंच का मान लीजिए यहाँ पे है ऐसे, तो अब यहाँ पे इसको टाका लगाना है, तो टाका वैसे ही दर्द हो रहा है आपका, और सुई कुछ के दर्द कराइए तो नहीं करेंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे लिडोकैन का अगल बगल थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि सिलने उलने में टाइम लग जाता है, 2 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, नर्व यहाँ पे ब्लॉक हो गया, मैं समझाया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी, जैसे कि यहाँ पे नर्व है, ये मान लीजिए फिंगर वाला पोर्शन है ना, ये नेल पोर्शन होगा, तुम लोग कुछ और मत सोच लेना इसको गधो, हाँ नहीं तो ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, सॉरी गधा नहीं भैया, मतलब सॉरी, ओके कोई ना, हाँ तो यहाँ पे कट लग गया जो चीड़ा है, तो अब यहाँ पे आप इंजेक्शन लगाया लिडोकैन का, तो होता क्या है कि यहाँ के नर्व के मैसेजेस जो यहाँ जाने चाहिए थे ब्रेन में, आके यहाँ पे ब्रेन बना दीजिए ऐसे, ब्रेन में
ऐसे स्पाइनल से होकर जाने चाहिए थे, तो यहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक। यहाँ के ना मैसेज बाहर जाएंगे ना, बाहर से मैसेज यहाँ आएंगे कि हाँ देखो भैया यहाँ क्या हो रहा है, कुछ मैटर ही नहीं है। तो वही बोल रहा है कि लोकल एनेस्थीसिया जब यूज़ करते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से नर्व में मैसेज नहीं जाते हैं। एक होता है न्यूरोहिमरल ट्रांसमिशन वगैरह, ये सब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा आपको, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुआ है और मैंने पढ़ाया भी है। आप जो बोल रहा हूँ ना, 2-3 चैप्टर मैंने पूरा प्रॉपर डिस्कस किया है, उसके अपलोडेड है 11-12 वीडियो लेक्चर 20-20 मिनट के, उसको आप देख सकते हैं। उसमें है न्यूरोहिमरल ट्रांसमिशन कैसे क्या मैटर है। तो यहाँ पे बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट कैल्शियम चैनल इन हार्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जो है ब्लॉकेज का बता दिया हमने कि दवाई देते हैं ब्लॉक हो जाता है चैनल, तो काम बंद हो जाता है। शरीर में यही तो है, दवाई देंगे, कोई चीज़ बढ़ा हुआ है तो उसको घटा दीजिए, कोई चीज़ घटा हुआ है तो उसको बढ़ा दीजिए, कहीं दर्द हो रहा है उसको रोक दीजिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दर्द बढ़ाना भी पड़ता है एक बार शरीर का, कब? महिलाओं में, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ओके होती है, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि और ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो, दर्द हो तो बेबी जो है वो वेजाइना से बाहर निकल जाए, है ना। ओके, तो वो बढ़ाया भी जाता है। बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर एक्टिवेट कैल्शियम आयन चैनल इन हार्ट। अब जैसे बीपी लो है तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू दवाई दी जाती है, तो कैल्शियम चैनल ज़्यादा सेल्स में आएंगे और हार्टबीट बढ़ जाएगी, तेजी से पंप होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लॉकर है और ये ओपनर है, ओके। यहाँ पे ब्लॉकर और ये आयंस हैं ढेर सारे, यहाँ पे आयंस इंटर कर गए, तो ये पूरा सेल मेम्ब्रेन ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऐसे जब आके अगर ओपनर यहाँ पे चिपक गया तो ठीक है भैया, ओपन हो जाएगा, चीज़ें क्रॉस आउट हो जाएंगी और यहाँ पे पहुँच गई। और अगर ब्लॉकर यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो भैया नहीं दवाइयाँ पास हो पाएंगी। तो इन सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल्स ये सब चीज़ मैटर है। रिसेप्टर बस ये लास्ट पॉइंट है इस जब, उसके बाद एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद 5 मिनट का और बचेगा मैटर, जैसे इसमें यही था ना मैटर, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ये पूरा हो जाएगा अभी। उसके बाद फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, ये छोटा सा टॉपिक है, तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वगैरह, फार्माकोलॉजी वगैरह, ठीक है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। अब ढिलाई करने से काम नहीं बनेगा भैया। और हाँ, आपको इस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो भी ढेर सारे मिलेंगे जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ मैं इंटरटेनमेंट वाला भी चीज़ें कंटेंट डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं और अपने गार्जियन वगैरह को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भैया एक हैं पीसी फार्मा वाले भाई जो चीज़ें ऐसे बनाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, है ना। ओके, देखिए इसमें रिसेप्टर का क्या सेंस है भैया। रिसेप्टर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, ये एक बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं 10-10 किलो के, नहीं, वो छोटे मॉलिक्यूल के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। तो ये प्रोटीन के ही बने होते हैं। इट इज़ अ बाइंडिंग साइट, इसके पास भी बाइंडिंग साइट होता है, जुड़ने का जगह वगैरह होता है जहाँ से दवाइयाँ जुड़ती हैं, और सरफेस पे, ये सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। अब सीधे सिंपल सा मैटर इनका समझ लीजिए, जैसे कि ये सेल है, ये सेल के ऊपर पाए जाते हैं रिसेप्टर, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार के रिसेप्टर पाए जा रहे हैं इस पे, ओके। ये रिसेप्टर है, प्रोटीन के बने हुए, सेल पे पाए जा रहे हैं, और इनसे जब दवाइयाँ आके जुड़ती हैं तो ये काम करने देते हैं, ओके, ये काम को होने देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लिगेंड्स आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड द रिसेप्टर्स। अच्छा, लिगेंड यानी ड्रग जो है जुड़ते हैं रिसेप्टर से, लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, ड्रग, और उसके बाद जो है आपको एक्शन देखने को मिल जाता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ओके, ए लॉट्स ऑफ ड्रग गिव इट्स एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर। बहुत सी दवाइयाँ हैं, जो ढेर सारी दवाइयाँ हैं, वो तभी एक्शन दे पाती हैं जो रिसेप्टर से जुड़ती हैं, क्योंकि हर सेल्स ने कहीं ना कहीं अपने रिसेप्टर रखे हैं पर्सनल। नहीं भाई, तू ही है मेरा, बस तुझ पे भरोसा है, तुझे जो करना है, तू जिसको भी बाहर से ला या फिर निकाल, ताकि हम अपना शरीर का सही से काम कर सके, अपने सेल्स का सही काम कर सके। तो ये थोड़े से रिसेप्टर होते हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो इसको भी कंप्लीट करते हैं ब्रदर, और पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर मॉडिफाइंग, ऐसे कौन से कारक हैं जिनको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, ताकि ड्रग जो है सही से शरीर में काम कर पाए। अब ऐसा थोड़ी है कि कंपनी वाले बना रहे हैं पागलों की तरह दवाइयाँ और वो शरीर पे काम ही ना करें, तो कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि दवाइयाँ जब हम बनाएंगे तो एज का ध्यान रखेंगे, कि उम्र का ध्यान रखेंगे कि किस हिसाब से दवाई को बनाए, कि किस उम्र में ये काम करे। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर अनडेवलप्ड इन न्यूबॉर्न बेबी, बहुत से ऐसे सिस्टम है शरीर के जो बच्चों में नहीं डेवलप होती है प्रॉपर, सच एज डिक्रीज एसिड सिक्रेशन, अभी उनमें एसिड ज़्यादा नहीं बनता है ना पेट में। तो ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, जैसे पेट में बहुत एसिड नहीं बनता उनके, HCl जो बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दवाई को बनाएंगे इस हिसाब से कि ताकि HCl के एब्सेंस में भी काम करे। डिक्रीज माइक्रोजोमल एंजाइम, उनके अंदर माइक्रोजोमल एंजाइम नहीं पाया जाता है, माइक्रोजोमल एंजाइम होते हैं जो लीवर में पाए जाते हैं, ऐसे, है ना। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन भी कम पाए जाते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं जो ड्रग बाइंड करके पूरे शरीर में घूमता है ना। तो ये चीज़ें मैटर है। यहाँ पे देखिए बाइंडिंग एंड डिक्रीज ग्लोमेरुलर
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अच्छा इनमें जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होता है, यानी कि किडनी के द्वारा अभी दवाई बाहर भी कम निकाली जाती है, ये चीज़ें भी हैं इनके अंदर थोड़ा सा। तो इन द यंग एडल्ट, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, अब हमने तो ये सब ध्यान देते हुए बच्चों में दवाइयाँ बनानी पड़ेगी, तो ये बात हो रही है क्योंकि हमें यही इसमें बताना है कि कौन से कारक हैं जिसको ध्यान में रखते हुए दवाई को बनाना है, शरीर पे काम करे। इन द यंग एडल्ट्स मेटाबॉलिज्म, एसिड सिक्रीशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, इट्स ऑल प्रोसेस अकर्स प्रॉपरली। अच्छा, ये सब चीज़ें एडल्ट में प्रॉपर काम करती हैं, ठीक है भाई। इन द ओल्ड इंडिविजुअल डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, भैया बुढ़ौती में मतलब जो भी एज ज़्यादा हो जाने पे शरीर के थोड़े सिस्टम कम काम करने लगते हैं, तो उनमें जो मेटाबॉलिज्म कम होने लगेगा, रीनल फंक्शन यानी किडनी का छानना उनना ये सब भी कम होने लगेगा, देखते हैं टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। ओके, सो कंपेरिजन टू एडल्ट पेशेंट मैनी डिफिकल्टी फेस्ड विद पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट, तो बहुत सी ऐसी दवाइयों बनाते वक्त ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जो एडल्ट हैं उसके तुलना में बच्चों में और बुढ़ों लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। सेक और जेंडर जो लिंग होता है, तो द ड्रग एक्शन आर आल्सो अफेक्टेड बाय द सेक बिकॉज मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस अकर्स इन द मेल एंड फीमेल लाइक। अच्छा, बहुत सी जो है चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दवाई बनाते वक्त या फिर उसका काम शरीर में हो, इसलिए तो क्योंकि शरीर में जैसे महिला और पुरुष के फिजियोलॉजिकल यानी शरीर के अंदर के पोर्शन में भी बहुत से काम में भी अंतर होता है और एनाटॉमिकल यानी बनावट में भी अंतर होता है। जैसे कि देखिए मेल फीमेल में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन इन प्यूबर्टी, जब जवान होते हैं तो हम मेल फीमेल में भाई अलग अलग हार्मोन्स पाए जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में पाया जाता है ना। बॉडी वेट भाई कम ज़्यादा होता है, महिलाओं का जो है कम होता है और मेल का ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल का जो मसल मास होता है ना वो थोड़ा सा वजन ही होता है और हड्डी का भी वजन वगैरह ज़्यादा होता है, और महिला में क्या होता है फैटी सेल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वेट थोड़ा कम होता है हमारी तुलना में। वो मोटी तो दिखेंगी लेकिन हमारी तुलना में कम रहेगा। मेंस्ट्रुएशन जो है फीमेल में आता है, ये जाहिर सी बात है। प्रेगनेंसी मेल में होता है, ये जानते हैं ना आप लोग, मेल ही प्रेग्नेंट होता है ना फीमेल प्रेग्नेंट होते हैं भैया, ये बहुत एक डिवाइन प्रोसेस है, कहीं ना कहीं एक जीव से दूसरा जीव पैदा हो जाना, है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो ये मेल फीमेल में अंतर होता है, इसलिए दवाई को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है। इट्स ऑल इफेक्टिव फैक्टर्स। परगेटिव मस्ट प्रिवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। परगेटिव जो है, अब देखिए यहीं पे शब्द, ये सब मैं कहा ना लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीज़ें टच कर पाएंगे, और मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया परगेटिव और लेक्जेटिव के बारे में, आप देख लीजिए उसको क्या मैटर है। तो परगेटिव जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये रोका गया है। परगेटिव होती है ना ऐसी दवाइयाँ होती है जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको अगर पेट नहीं साफ हो रहा है तो पेट साफ हो जाता है, तो ये नहीं दिया जा सकता क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में वैसे ही मरोड़ होता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है, और भी दे देंगे तो और ज़्यादा दर्द होने लगेगा, तो ये मैटर है। मेल को दे सकते हैं, फीमेल को नहीं दे सकते, ये चीज़ें हैं ना। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रास्तों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है भाई, ये हमने डिस्कस भी किया है सेकेंड वीडियो लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। तो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि अगर हमें किस हिसाब से दवाई का तुरंत हमें काम चाहिए, जैसे इमरजेंसी है 2 मिनट में नहीं दिए तो भैया मर जाएंगे, बीपी फॉल हो रही है, एड्रेनलिन देना पड़ेगा, तो आप उसको टैबलेट के रूप में खिलाएंगे, वो काम ही नहीं करेगा, 20 मिनट तो लग जाएगा उसे पच के ब्लड में पहुंचने में, तो इसलिए इंजेक्शन दिया जाएगा तुरंत। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। ओके, लाइक ओरल डोजेज आर ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड ग्रेटर अमाउंट कंपेरिजन टू IV डोजेज। ओके, ओरल डोजेज जो है देखिए देना पड़ता है, अगर दवाई बना रहे हैं आप तो ज़्यादा देना पड़ता है, अगर इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं तो 10, अगर 100 mg दे रहे हैं तो ओरल रूट से उसे 200 mg में देना पड़ेगा, 500 mg में देना पड़ेगा। ओके, आप देखे होंगे अगर कोई प्रैक्टिस किया है तो कि पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट के रूप में खाया जाता है, लेकिन अगर बुखार है तो उसे 100 mg लगाया जाएगा, ऐसा रहेगा इंजेक्शन के रूप में। ओके, ओरल डोज आर नॉट गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन बट IV गिव ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है भैया, ये जानते हैं आप मैटर। साइकोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा देखिए साइकोलॉजिकली यानी कि ब्रेन का भी इफेक्ट पड़ता है भैया कहीं ना कहीं। तो ड्रग इफिकेसी कैन बी अफेक्टेड बाय द पेशेंट एक्सपेक्टेशन एटीट्यूड, एनेक्सियस पेशेंट रिक्वायर्स मोर जनरल एनेस्थेटिक। जैसे कि अगर किसी को जनरल एनेस्थेटिक्स यानी कि बेहोशी की दवाई लगानी है, सुन्न करने की जो बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा अगर वो व्यक्ति जो है चिंतित रहता है हरदम, है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो और एटीट्यूड यानी कि वो पेशेंट एक्सपेक्टेशन, अगर उम्मीद वो ज़्यादा रखता है, नहीं मुझे तो दवाई काम ही नहीं करता, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, तो उसको ये भी प्रभावित करता है। ओके, बॉडी वेट भी बहुत मैटर रखता है भैया। पीपल हु आर हैवियर देन एवरेज मे रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ड्रग देन ए लो वेट पर्सन बिकॉज द प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग इन देयर ब्लड इज लेस। इट मीन्स, देखिए सीधी मतलब है कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा डोज देना पड़ेगा, और किसी का वेट कम है तो उसे कम डोज देना पड़ेगा। आपने स्विटिक्स में पढ़ा भी होगा था ये सब चीज़ें, है ना। ओके, पोसोलॉजी था ना, याद आ रहा होगा आपको, उसमें बॉडी वेट और एज इन सब चीज़ के हिसाब से डोज फिक्स किया जाता था। तो अगर वेट ज़्यादा है तो मैक्सिमम डोज थोड़ा देना पड़ेगा, वेट कम है तो कम डोज देना पड़ेगा। ये बात हो रही है, दवाई बनाते वक्त ध्यान देना पड़ता है। जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है भैया।
जीन्स पे जो डिपेंड करता है। जेनेटिक वेरिएशन दैट लीड टू डिफरेंस इन द ड्रग रिस्पॉन्स। अच्छा, जेनेटिक वेरिएशन जो है, अगर विविधता है जीन्स में, जैसे मेरे अंदर कोई और दवाई काम कर रही है, दिक्कत हो रही है कम डोज में, तो ऐसे ही अलग लोगों में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना। तो एमंगेस्ट पर्सन स्टडीड अंडर फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है। फार्माको मतलब ड्रग और जेनेटिक्स मतलब जीन्स। लाइक सम abnormal genetic response against the drug, this condition is known as इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर जो है, हमारा शरीर जो है किसी भी दवाई के प्रति अलग अलग रिएक्शंस देने लगेंगे। आप दवाई खाएंगे और पता चले आपको खून की उल्टी होने लगी, ऐसे मतलब होता है बहुत सी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ एक तरीके से, है ना। बाझपन होने लगेगा, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकते, तो ये शरीर जो है अलग रिस्पांस देता है, रिएक्शन देने लगेगा बेफालतू का। तो ये जेनेटिक फैक्टर है। इट्स सीन इन स्मॉल पॉपुलेशन बट यूजुअली हार्मफुल। ये बहुत से रेयर केस में, लेकिन लाखों में 2-4 लोग ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो जेनेटिक फैक्टर भी अफेक्ट करता है। तो भैया आपने ये क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन था दूसरा क्वेश्चन, और पहला था बायो ट्रांसफॉर्मेशन इट्स रिएक्शन। ठीक है, हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया। अब आगे जो क्लासिफिकेशन वगैरह 1 या 2 वीडियो लेक्चर और अपलोड होंगे, और ये पूरा फार्माकोलॉजी का मैटर आप कंप्लीट कर लेंगे, और आपको पेपर पास करने से, अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपके भाई का एफर्ट कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं और अच्छे से करूँगा। ठीक है ना। और नोट्स वगैरह अगर आपको जरूरत हो तो बताइएगा, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और लगे रहिए, अपना ख्याल रखिए।